ट्वेल्थ का जो एनसीईआरटी का, अरे अरे तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है। वॉल्यूम 2 है, उसमें क्या क्या टॉपिक हैं? एक तो है ऑप्टिक्स, मॉडर्न और सेमी। और ये तीनों सबसे हाई वेटेज के टॉपिक हैं। अगर ईमानदारी से आप 7-8 दिन इसके पीछे पड़ जाएं, तो अगर इसका वेटेज देखें आप पिछले 5-6 साल का, तो 5 से 6 सवाल तो ऑप्टिक्स के आ रहे हैं, मॉडर्न के 5 से 6 आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर के 3 से 4 आते हैं। 5, 5, 10, 13, 6, 6, 8, 16 एवरेज लेंगे तो 14 से 15 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। 15 क्वेश्चन मिलना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है, केवल 3 टॉपिक से। तो फोकस ये कहता है कि अपन को ईमानदारी से इसको कर लेना चाहिए, इसके ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आसान भी है। ऑप्टिक्स आपको केवल लगता ऐसा है कि भैया कठिन है, पर अगर आपने सिस्टमेटिक कुछ प्रोफाइल्स पकड़ ली 10-12, तो अपना काम उससे बहुत अच्छे से हो जाता है ना। तो आसान चैप्टर है, थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया तैयार हो जाएगा। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं ऑप्टिक्स में पहला पार्ट, रे ऑप्टिक्स। तो शुरू करें रे ऑप्टिक्स। देखिए पूरा तो संभव है नहीं, अपन भी जानते हैं क्रैश कोर्स चल रहा है, समय लिमिटेड है, तो अपन पूरा पूरा तो 100% कवर नहीं कर सकते। पर ये है कि जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है या आगे भविष्य में पूछा जाएगा, वो पार्ट कवर करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है टीआईआर। तो लिखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लिखते जाइए साथ साथ, वो ज्यादा बढ़िया है, देखते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। सर लिखा हुआ है, टेलीग्राम पे आपसे पढ़ रखा है 4 बार, वो सब ठीक है, पर अपना पेन चलाएंगे तभी फायदा होगा, है ना। तो पेन चलाएं साथ साथ, तभी अपन एग्जाम में याद कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, वन शॉट अपन ने खूब देख रखे हैं पर एग्जाम में सवाल सॉल्व ही नहीं होता। तो वन शॉट देखना अलग होता है और उसको साथ साथ नोट्स बनाना अलग है। सुनते हुए तो सब अच्छा लगता है, अपन वन शॉट लगा दें आपको, हाँ सर आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फिर उसी पर बेस क्वेश्चन दे देंगे, पेपर में कुछ भी नहीं होगा। तो कारण यही है कि अपन उसको सुन तो लेते हैं, उसको अप्लाई नहीं कर पाते। चलिए लिखें टीआईआर। तो सबसे पहली बेसिक शर्त है, लाइट कहां से कहां जानी चाहिए? डेंसर से रेरर। लिखते जाइए, डेंसर से रेरर। तो मान लो नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेरर मीडियम है, और लाइट जा रही है डेंसर से रेरर। मान लो किसी एंगल पे आई, थीटा एंगल पर। तो हम सभी 10वीं क्लास से जानते हैं, जब लाइट डेंसर से रेरर जाती है तो नॉर्मल से कहां बेंड होती है? अवे। तो देखिए कैसे बेंड होगी, ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी। नॉर्मल ये था, नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे ये बेंडिंग भी बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा लाइट बेंड होते 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 90 डिग्री पे चली जाएगी, और जब लाइट 90 डिग्री पे चली जाती है, दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये अपने आप में 2019 का सवाल है कि जब लाइट क्रिटिकल एंगल पर आती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए। तो सीधा याद होना चाहिए कितना? 90 डिग्री। तो इसको लिखिए स्टार लगाकर, डायग्राम बना लीजिए। इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो 2019 में केवल यही पूछा गया कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो उस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए। आंसर है कितना होगा? 90 डिग्री। डायग्राम बना लीजिए, इस बात को लिख लीजिए। ये आगे इधर आजा, इधर आजा। लिखें when angle of incidence when angle of incidence becomes equal to critical angle, then angle of refraction
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। आ जाओ सेकंड में बिकम्स 90 डिग्री। अच्छा, मजे की बात है, अभी भी टी आई ऐड नहीं हुआ, अभी भी टी आई ऐड नहीं हुआ। जब एंगल क्रिटिकल से भी ज्यादा हो जाएगा, अब लाइट बैंड होके 100% कहां जाएगी? नीचे। टॉपिक का नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों है वो भी समझिए, आपको अच्छा लगेगा। यहां पर भी दोनों फिनोमिना हो रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ रिफ्रैक्ट हो रहा है। यहां भी दोनों हो रहे हैं, रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट। पर अब यहां रिफ्रैक्ट होना बंद हो गया। दैट्स व्हाई द वर्ड इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चे, रिफ्लेक्शन तो यहां भी हो रहा था। यहां पर आने वाली एनर्जी कितने भागों में टूट रही है? 2 भागों में, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड। यहां भी 2 भागों में टूट रही है। धीरे धीरे रिफ्रैक्शन होना खत्म हो गया। अब रिफ्रैक्शन कितना परसेंट हो रहा है? 0% रिफ्रैक्शन। 100% क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। दैट्स व्हाई द वर्ड इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो 2 शर्तें काम की हैं नीट 2024 के लिए। पहली शर्त, लाइट कहां से कहां जानी चाहिए? डेंसर से रेयर। दूसरी शर्त, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से क्या होना चाहिए? ज्यादा। डायग्राम बना लीजिए। तो प्रश्न ये भी बनता है कि क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है आशीष सर? क्या क्रिटिकल एंगल पे टीआईआर होता है क्या? ना ना, क्रिटिकल एंगल पे टीआईआर नहीं होता। क्रिटिकल एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है? 90 डिग्री। ये अपने आप में एक प्रश्न है। तो पहली कंडीशन हो गई डेंसर से रेयर, और दूसरी कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। आइए जल्दी। ये ऐसा हिस्सा है जो लगता कठिन है, पर अगर आपने सिस्टमेटिक पढ़ लिया तो ये बहुत अच्छे से 15 सवाल सही करा सकता है। आप सोचिए 15 सवाल बोले तो 60 नंबर हो गए सीधे सीधे। तो इस पे फोकस करिए। इसको मैं तो 5-6 दिन में कराऊंगा, पर आप इसको लगातार रोज 25-25 सवाल रोज करिए इसके। क्योंकि ये ऐसा हिस्सा है ना, ऑप्टिक्स, मॉडर्न, सेमीकंडक्टर, जो स्कोर करने वाला टॉपिक है। आराम से स्कोर किया जा सकता है। वेव ऑप्टिक्स बहुत आसान है, एक ही टॉपिक काम का है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हर साल क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने उसको 2 घंटे पढ़ लिया ईमानदारी से, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा फोकस करिए स्ट्रेटजी के हिसाब से कि हमें कहां कहां ज्यादा फोकस करना है। चलिए नीचे लिखिए। तो 2 कंडीशन क्लियर हो गई। पहली बताइए डेंसर से रेयर, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर्मूला आते हैं क्रिटिकल एंगल के। तो लिखिएगा फॉर्मूला। ये लाइट आई थीटा सी पर, और तो जब जब थीटा सी पे आओगे तब तब रिफ्लेक्शन के बाद 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब स्नेल लॉ लगाइए। स्नेल लॉ कैसे लगाते हैं? नीचे का म्यू, नीचे का साइन बराबर ऊपर का म्यू, म्यू टू ऊपर का साइन। ये स्नेल लॉ लगाने का स्टाइल है। नीचे का म्यू, नीचे का साइन, ऊपर का म्यू, ऊपर का साइन। बताइए साइन थीटा सी, म्यू टू, साइन 90,
1, μ1 कहाँ जाएगा, नीचे। तो साइन थीटा सी बराबर μ2 बाय μ1। तो थीटा सी आ जाएगा बच्चे साइन इनवर्स μ2 बाय μ1। मजे की बात है, रटने की जरूरत नहीं है। ये डेंसर है, लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है, μ2 बाय μ1 याद कर रहे हैं, कई बच्चों को μ1 बाय μ2 याद हो गया, परेशानी हो रही है। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है। सबसे अच्छा तरीका ये है, जो बड़ी वैल्यू है वो हमेशा नीचे आएगी। इतना शानदार तरीका है। तो इसको दो लॉजिक से समझ सकते हैं। पहला लॉजिक तो क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा है, फिजिक्स डेंसर है। डेंसर है मतलब μ1 ज्यादा, देख ज्यादा वाली नीचे। दूसरा लॉजिकल भी रीजन है, साइन की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आपने छोटे से डिवाइड कर दिया, सोच के देखिए, छोटे से डिवाइड कर दिया, तो छोटे से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 से ज्यादा आ जाएगा, जबकि साइन की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा पॉसिबल ही। तो हमेशा याद रखिए, क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले में बड़ी वैल्यू हमेशा कहां आएगी, नीचे, हमेशा नीचे आएगी। कभी रटने की जरूरत नहीं है, सीधा याद करिए कि आपको साइन थीटा सी μ2 बाय μ1, μ1 बाय μ2, मत परेशान होइए, कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, बस सीधा ये रखिए, नीचे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, खत्म। नीचे हमेशा बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। कभी कभार वो म्यू नहीं देता, वेलोसिटी दे देता है, तो आपको म्यू का एक फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। म्यू बराबर होता है सी बाय वी। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एफ इंटू लेमडा। एक छोटा पॉइंट और है, कभी भी रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि अपन ने साउंड वेव में पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। लाइट आ रही है, ये लाइट कहीं से आई, कैंडल से आई, ट्यूबलाइट से आई, बल्ब से आई, वही तो प्रकाश कहां जा रहा है, दूसरे मीडियम में। जब सोर्स नहीं बदला तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगी। तो ये अपने आप में एक थ्योरेटिकल सवाल है, रिफ्रैक्शन के समय कभी भी फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। और बढ़िया प्रश्न ध्यान से सुनिए, वो कहता है रेड कलर का प्रकाश है, अब वो हवा से पानी में चला गया, तो बताओ कलर क्या रहेगा, आंसर है रेड ही रहेगा। ये 2 बार आया हुआ पेपर में। कारण क्या है, कलर का सीधा सीधा संबंध फ्रीक्वेंसी से होता है। वापस सुनिए, कलर का संबंध किससे है, फ्रीक्वेंसी से। चूंकि फ्रीक्वेंसी वही रही, इसलिए कलर भी वही रहेगा। रेड कलर का प्रकाश पानी में जाने के बाद भी रेड कलर का ही रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी का कलर का सीधा संबंध किसके साथ है, फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर फ्रीक्वेंसी वही रही तो कलर भी वही रहेगा। ये अपने आप में एक नीट का सवाल है। रेड कलर का प्रकाश पानी में जाने के बाद भी रेड कलर का ही रहेगा। दूसरा प्रश्न है, क्या रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी बदलती है, आंसर है फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। बोलिए आगे बढ़ें क्या, करूं नेक्स्ट कर दूं। जैसे इसी में सवाल बनता है, वो कवर वेलोसिटी दे देता है v1 v2, वेलोसिटी ना देकर कभी वो वेवलेंथ दे देता है लैम्डा 1 लैम्डा 2, लैम्डा ना देकर कभी वो म्यू दे देता है μ1 μ2। अब सभी में आपसे पूछा है क्रिटिकल एंगल बताइए। 2 मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2, कभी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, कभी वेलोसिटी देगा। नीट 2022 में वेलोसिटी का आया हुआ है, उससे पहले लैम्डा का आया हुआ है। कहीं मत परेशान होइए, केवल एक लॉजिक याद रखिए, बड़ी वैल्यू हमेशा कहां आएगी, नीचे।
इतना रिलैक्स, सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। आप रटो ही मत कि v1/v2 होगा या v2/v1 होगा, μ2/μ1 या μ1/μ2, मत रटो। केवल एक लाइन बोलो, जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा नीचे आएगी। और विज्ञान है इसके पीछे, तुक्केबाजी नहीं है। विज्ञान क्या है? साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए डिनोमिनेटर में हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी। चलिए अब खुद फॉर्मूला बनाइए। मान लो v1 बड़ा है, लेट सपोज। मान लो λ2 बड़ा है, लेट सपोज। मान लो μ1 बड़ा है, लेट सपोज। अब खुद बनाइए यहां क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। जो बड़ा है वो नीचे है, μ2/μ1। बताइए यहां साइन थीटा सी λ1/λ2। यहां बताइए v2/v1। करिए। तो ये 3 फॉर्मूले हैं और तीनों में क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तो इस बात का ध्यान रखिए। और रटने की जरूरत नहीं है कि आप v1/v2 रटो या v2/v1 रटो। बेहतर ये याद करिए जो बड़ी वैल्यू है उससे डिवाइड होगा। बढ़े आगे। एक बात और याद रखिए, म्यू बराबर होता है c/v। मीडियम में स्पीड कम हो जाती है, वैक्यूम में स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है। और आपको बचपन से रटा हुआ वैक्यूम में स्पीड 3 × 10⁸ सबसे ज्यादा होती है। क्यों v1/v2 क्यों? बड़ी तो v1 है ना। नहीं तो अपन यहाँ का μ1 थोड़ी ना बोल रहे हैं। आप तो ऐसा सोच रहे हो म्यू बराबर c/v, यहाँ का म्यू बड़ा थोड़ी ना होगा, यहाँ का म्यू छोटा है। अपन नीचे वाले को μ1 थोड़ी ना मान रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना। ये दो वैल्यू दे रखी हैं, इसमें v1 बड़ा है तो बड़े से आएगा। आप कैसे सोच रहे हो म्यू बराबर c/v, यहाँ का म्यू बड़ा होगा तो v छोटा होगा, यहाँ का तो म्यू पता ही नहीं ना अपन को। समझ गया? बढ़े क्या आगे? तो ध्यान रखिए वैक्यूम में स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम होती है। बढ़ो आगे बढ़ो। चलिए देखें। स्पीड दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दो मीडियम में लाइट की स्पीड दे रखी है 2 × 10⁸, 1.5 × 10⁸। आपसे पूछा है क्रिटिकल एंगल बताओ। चार्जर लिया? खत्म हो जाएगा इतनी देर देखेगा तो। है चार्ज है? फिर ठीक है, यहाँ आ जा या पीछे बैठ जा, आराम से देख ले। ठीक, चार्जर मंगाऊं तो क्या? तो है चार्जर, कितना परसेंट है पता? फिर ठीक, नहीं 1 घंटे में खत्म नहीं हो जाए। हाँ तो आपसे पूछा गया क्रिटिकल एंगल बताइए दोनों केस में।
तो V1/V2 या V2/V1 नहीं याद करिए, सीधा याद करिए, बड़ी वैल्यू से क्या करिए, डिवाइड करिए, सीधा बड़ी वैल्यू से डिवाइड करिए, साइन थीटा सी, बड़ी से डिवाइड करिए, बड़ी कितना है 2, 1.5 कितना 3/2, तो 3/4 आ रहा है भाई। ये अच्छा सवाल है, इस साल का क्वेश्चन है। अब देखो, अपने देखा क्रिटिकल एंगल निकालने के 3 जुगाड़ होते हैं जो पुराने 15 साल में पूछे गए। कभी लैम्डा दे देता है, कभी म्यू दे देगा, कभी वेलोसिटी दे देगा। भाई ने इस बार लैम्डा भी नहीं दिया, म्यू भी नहीं दिया, वेलोसिटी भी नहीं दी, पर उसने क्या दे दिया, डिस्टेंस और टाइम दे दिया। तो बताओ क्या मीडियम में आप वेलोसिटी निकाल सकते हो? वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 10x, टाइम t1। यहां निकाल सकते हो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 7x, टाइम t2। अब लड़ाई ये है बड़ा कौन है, लड़ाई ये है कि बड़ा कौन है, वैक्यूम बड़ा है या मीडियम बड़ा है। आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, आप सोचोगे सर ये 10x बड़ा है, अरे पर 10x पर नीचे टाइम भी तो अलग है, t1 और t2, ऐसे कंपेयर ही नहीं होगा। अब यहां सिर्फ एक ही बात ध्यान रखने की है, वैक्यूम में स्पीड सबसे ज्यादा होती है, ये बात पता होगी तभी आंसर आ सकता है। ये अभी बताई थी अपन ने, देखिए वैक्यूम में स्पीड सबसे ज्यादा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। जैसे यहां तो हर बच्चे को पता है, अरे सर 2 बड़ा है 1.5 छोटा है, वहां बड़ा छोटा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, वैक्यूम में स्पीड मैक्सिमम होती है। अब बताइए ये वैक्यूम है, मतलब ये वैल्यू सबसे बड़ी है, और बड़ी वैल्यू हमेशा कहां आएगी, नीचे आएगी, काम खत्म। तो साइन थीटा सी बता, बड़ी वैल्यू 7x/t2 तो नीचे आएगा, और 10x/t1 ऊपर आएगा, x से x कट गया तो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10t2/7। देख ले, आराम से देख लीजिए, क्योंकि TIR सबसे फेमस है, पिछले 5 साल का देख लीजिए, TIR पे सवाल आपको दिखेगा ही दिखेगा। एक बात याद रखनी है बस, बड़ी वैल्यू हमेशा कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। और यहाँ एक पॉइंट और क्या निकल कर आया कि आप वेलोसिटी कंपेयर नहीं कर पा रहे, तो एक छोटा सा पॉइंट निकल कर आया, क्या वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है। हो गया खत्म। बढ़े आगे, फिर इसी में आता है, एक पॉन्ड है, ये सवाल भी काफी बार पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। एक पॉन्ड के अंदर बल्ब है, इस बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, ये देखिए लाइट निकलेगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, अवे, डेंसर से रेयर जाएगी, अवे, डेंसर से रेयर, अवे। एक समय ऐसा आएगा जब लाइट बाहर जाना बंद कर देगी, मतलब लाइट का क्या होने लग जाएगा, TIR। आपसे पूछा जाता है इस सर्कल की रेडियस बताइए। अगर आप ऊपर से देखेंगे, मान लो पॉन्ड है और आप बाहर से देख रहे हैं, तो पता है पॉन्ड से जो प्रकाश बाहर निकल के दिखेगा वो एक सर्कल के रूप में दिखेगा। इन पॉइंट्स के बाद लाइट बाहर ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी बताइए, बल्ब दिख रहा है, बल्ब से प्रकाश आ रहा है,
पर अब ये एंगल क्रिटिकल से भी, तो देखिए लाइट बाहर गई नहीं, टीआईआर होके कहां गई, नीचे। इसे बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। वापस सुनिए, पूरी इमेजिनेशन करिए। पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर बल्ब है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, आप बाहर से देख रहे हो। तो पॉन्ड से जो लाइट बाहर आ रही है वो किसके रूप में आ रही है, सर्कल के फॉर्म में आ रही है। किसके रूप में, आपसे कहा जाता है इस सर्कल की रेडियस बताइए। इस सर्कल की क्या बताइए, रेडियस। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद होगा, R बराबर H अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। डिराइव भी कर सकते हैं, पर सीधा आंसर याद करेंगे तो समय बचेगा। पर सीधा फॉर्मूला मत रटिए, पहले पूरे उसकी लॉजिक समझिए। पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर एक बल्ब है, कितना डेप्थ पे बताइए, एच, एच डेप्थ पर है। अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर एयर का कितना है, 1 है। तो जो लाइट निकल रही है वो किसके रूप में निकल रही है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल निकल रही है। इसे बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। और उस सर्कल का जो रेडियस है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है R बराबर H अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब इस पे 2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे बनते हैं। आप मान के चलिए टीआईआर पे सवाल आना ही है। इसका अगला टॉपिक है लेंस। पिछले 10 साल से लेंस पे क्वेश्चन आता ही आता है। एक मैं आपको अभी तरीका सिखाऊंगा लेंस का एक लाइन में सॉल्यूशन कैसे होता है, उसे बोलते हैं पावर मेथड। जनरली तो लेंस मेकर से किया जाता है किताबों में, उससे एक पेज का सॉल्यूशन होता है। अभी पावर मेथड सीखेंगे, एक लाइन में सवाल को सॉल्व कर देगा और आता ही आता है। तो ये 3-4 हिट टॉपिक हैं, लेंस, आपका टीआईआर, प्रिज्म, इनसे सवाल हर साल आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ें क्या, रेडियस का फॉर्मूला याद हो गया और पूरी पीछे की कहानी समझ में आई। वो कहानी इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रश्न पढ़ के अपन को ये पता चलना चाहिए कि ये फॉर्मूला लगेगा, तभी तो इंपॉर्टेंट है। एक पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर एक बल्ब है, बल्ब से प्रकाश बाहर निकल रहा है, पॉन्ड से जो प्रकाश बाहर आएगा वो किसके रूप में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल आएगा। तो सर्कल के फॉर्म में आ रहा है, उस सर्कल की जो रेडियस है उसका फॉर्मूला है H अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। H क्या है, डेप्थ, कितने वो डेप्थ पर है। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन करके देखिए। एक बल्ब है जो कि 5 मीटर की डेप्थ पर है। आपको कहा जा रहा है, यहां मैं एक डिस्क रखना चाहता हूं, उस डिस्क का डायमीटर बताइए। और ये डिस्क क्या करेगी पता है, जो लाइट बाहर आ रही थी उसको भी रोक देगी। सोचिए लाइट किससे रूप में बाहर आ रही थी, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, और आपने वहां एक डिस्क लाके रख दी, तो अब जो लाइट आ रही थी वो भी आना बंद हो गई। इस डिस्क का क्या बताइए, डायमीटर। करिए कोशिश। तो सीधा रेडियस निकालिए, रेडियस का डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा।
कितना 7.5। तो आर निकाल सकते हैं पहले। आर हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। h कितना है 5, म्यू का स्क्वायर 25/9। एलसीएम ले लीजिए, 25 में से 9 गया 16/9, 5 9 का ऊपर जाएगा 3, 15/4। ये तो रेडियस आया। अब मुझे पूछा डायमीटर बताइए। बोलिए सही है। तो इस फॉर्मूले को याद करिए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। आर बराबर h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। हाँ, मीडियम अपन बदल सकते हैं। कैसे? मान लो यहाँ μ1 हो और यहाँ μ2 हो। अब अपन को तो फॉर्मूला तभी याद है जब बाहर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, होशियारी से दोनों तरफ μ2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे आप μ2 से डिवाइड कर दोगे अपने आप क्या बन जाएगा 1। और अब इस फॉर्मूले में म्यू नहीं रखा जाएगा, μ1/μ2 रखा जाएगा। सही है? बोलिए बढ़े क्या आगे? एक क्वेश्चन और करके देखिए। कह रहा है कॉइन है, कॉइन से प्रकाश निकल रहा है और प्रकाश ऐसे जा रहा है। ये दे रखा है 3 मीटर, ये दे रखा है 4 मीटर। आपको पूछा है स्पीड ऑफ लाइट बताइए इन मीडियम। बढ़िया सवाल है। नाइन बाय। अब स्पीड कहां से लाएं? तो स्पीड को कैसे जोड़ें? तो म्यू बराबर होता है c/v। v तो पूछा है तो मुझे म्यू पता होना। अब म्यू तो दे ही नहीं रखा। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके सिखाता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो उसको आप अपनाइएगा। पहला तो ये है, बच्चा ये सोचता अरे सर ये तो मुझे वैसी ही फीलिंग आ गई, ये बल्ब है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है। तो बताइए सर्कल की रेडियस कितनी है 3, हाइट कितनी दिख रही है 4। ये हो गई रेडियस, ये हो गया h। तो कई बच्चे तो ऐसा सोच लेते हैं r बराबर h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। कई बच्चे तो ऐसे सोचते हैं, रेडियस पता है 3, हाइट पता है, सॉल्व करने पर क्या निकल के आ जाएगा म्यू। म्यू पता चल जाएगा तो म्यू बराबर क्या लगा देंगे c/v। ये तो है अप्रोच नंबर 1। पहले इससे सॉल्व करके दिखा देता हूं। बताओ रेडियस की फीलिंग आ रही है? कितनी है रेडियस 3, डेप्थ कितनी 4। तो रेडियस 3, डेप्थ 4। स्क्वायरिंग कर देता हूं दोनों तरफ। तो 9 म्यू स्क्वायर माइनस 9 बराबर 16, 16 प्लस 9 25। म्यू कितना आ गया 5/9।
3, म्यू 5/3 आ गया। पर म्यू तो पूछा ही नहीं था, आपसे पूछा क्या था? स्पीड, स्पीड पूछा है। तो म्यू बराबर C/V, म्यू 5/3, C 3 × 10⁸ तो कितना आ जाएगा? 9/5, 1.8। ये तो है साहब मेथड नंबर 1। होशियारी से हमने क्या किया, उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में इसको बदल लिया कि अच्छा रेडियस दिखाई दे रही है 3 मीटर, डेप्थ दिखाई दे रही है 4 मीटर, फॉर्मूला लगाया और सॉल्व हो गया। अब दूसरा तरीका, मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, दूसरा तरीका क्या कहता है वो सिखाता हूं। मिटाएंगे इसको, आगे बराबर आगे। दूसरा तरीका क्या कहता है वो देखिए, ये कॉइन है, ये लाइट आ रही है। अब यहां आपने सोचा अरे यार ये लाइट 90 पे जा रही है, इसका मतलब ये एंगल पक्का पक्का क्रिटिकल रहा होगा। ये याद करिए, जब जब लाइट क्रिटिकल पर आएगी तब तब रिफ्रैक्शन के बाद 90 डिग्री पे जाती है। यहां से आपको चमकना चाहिए, अरे सर ये तो लाइट 90 पे जा रही है। अगर 90 पे जा रही है मतलब एंगल क्या रहा होगा? क्रिटिकल एंगल रहा होगा। सोचिए ये θc है, तो क्या ये भी θc रहा होगा? ऑल्टरनेट एंगल। ये दूरी कितनी है? 3, ये दूरी कितनी है? 4। ये ट्रायंगल बाहर बना लिया अपन ने। ये 3, ये 4, 3 4 तो ये 5, ये θc, तो sin θc परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5, sin θc। sin θc क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला सोचिए, एक तरफ 1 है और एक तरफ म्यू है। अभी अपन ने सोचा था क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले में बड़ी वैल्यू हमेशा नीचे, 1 और म्यू में से बड़ा कौन? 1 और म्यू में से बड़ा कौन? म्यू। 1 तो सबसे छोटा होता है, तो म्यू बड़ा है, तो म्यू कहाँ आएगा? नीचे। ये भी साइन थीटा सी, ये भी साइन थीटा सी, क्या कर दें? कंपेयर। तो बताइए क्या हो जाएगा? 3/5 बराबर 1/म्यू, तो म्यू बराबर 5/3। ये म्यू आ गया। सोचिए वही म्यू आ रहा था वहां भी। तो दोनों तरीके हैं, आपके वो चमक जाए आप उससे कर लीजिए, इससे चमकना चाहे इससे कर लीजिए। म्यू आ गया, अब म्यू की जगह क्या लगा दें? म्यू 5/3। वापस बताइए, स्पीड का रेशियो। हाँ वो तो वही तो बात हो गई वो तो। हाँ हाँ वो तो है ही, क्योंकि म्यू बराबर C/V तो होता ही है ना। हाँ, बढ़े आगे। तो ये TIR की बातें हैं, और TIR पे मान के चलिए एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, आसान है। पिछले 10 साल के TIR के क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दो छोटी बातें और याद रखिए,
मिराज का बनना किसका एग्जाम्पल है? TIR। हीरे का चमकना TIR। ये सब TIR के एग्जाम्पल है, ये भी अपन को पता होना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर ये भी किस पर बेस्ड है? TIR। तो नोट लगा के लिख लीजिए इस बात को, थ्योरेटिकल सवाल है। वैसे तो ऑप्टिकल फाइबर का कभी न्यूमेरिकल नहीं आया नीट में, एम्स में तो पूछा जाता था, तो अपन फॉर्मूला भी पढ़ लेंगे, लिख लीजिए नोट लगा के। ऑप्टिकल फाइबर कॉमा कॉमा मिराज, मिराज एंड हीरे का चमकना, बिलियंस ऑफ डायमंड, BRILLIANCE, बिलियंस ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना। all are based on all are based on TIR, all are based on TIR। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालिए, लेंस। अब लेंस से मान के चलिए क्वेश्चन आता ही आता है। अब लेंस में क्या तरीका है, वो तरीका बढ़िया समझ लीजिए। सभी हम जानते हैं ये कोई कर्व्ड सरफेस है। सबसे पहले बताइए इसमें कॉन्वेक्स कहाँ है और कॉनकेव कहाँ है? कॉन्वेक्स कहाँ है और कॉनकेव कहाँ है? यहां से देखिए, यहां से सरफेस दबी हुई है, तो यहां से ये सरफेस है कॉनकेव, और यहां से ये सरफेस कॉन्वेक्स। नाम से स्पष्ट है, कॉनकेव। केव का मतलब होता है गुफा, जहां से सरफेस दबी हुई है वहां क्या है? कॉनकेव। तो दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। जैसे ये पहचानना हो, अब बताओ कॉनकेव कहाँ है? ऊपर से या नीचे से? ऊपर से। यहां से सरफेस दबी हुई है, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। आपके पास सरफेस आ जाए ऐसी, अब बताइए कहां से कॉनकेव होगा? इधर से कॉनकेव है, इधर से कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले मुझे कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझ में आना चाहिए। फिर आता है खेल पावर का। पावर का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन म्यू बटे रेडियस। लिखना शुरू कर दीजिए। पावर का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन म्यू अपॉन रेडियस। अब ये इतना जबरदस्त फॉर्मूला है, आप देखना सवाल एक एक लाइन में इससे कैसे सॉल्व होते हैं। पहले मैं आपको इसको अप्लाई करना सिखाता हूं। पावर होता है डिफरेंस इन म्यू अपॉन रेडियस। अब इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो सुनिए। पहला, साइन। हमेशा अगर कॉन्वेक्स की तरफ रेरर मीडियम है, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर मीडियम, रेरर मीडियम मतलब म्यू कम है, तो पावर हमेशा पॉजिटिव। इस लाइन को 15-20 बार बोलिए, अगले आधे घंटे में यही करेंगे। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू क्या होना चाहिए? कम। कम का मतलब रेरर मीडियम। अगर कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है तो पावर हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर का मतलब होता है लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज। नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है? लाइट को क्या करेगा? डाइवर्ज। तो वापस सुनिए, कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ म्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, कॉन्वेक्स की तरफ। प्रश्न करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। सर अगर ज्यादा हो गया तो? बट ऑब्वियस है पावर नेगेटिव। दोनों लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, केवल एक लाइन बोलो, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर होना चाहिए तो पावर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दूसरी बात, रेडियस को हमेशा मीटर में रखना है। रेडियस को हमेशा मीटर में रखो, हमेशा मीटर में रखो। जैसे
20 सेंटीमीटर है तो इसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर। 30 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा 0.30 मीटर। 70 सेंटीमीटर है तो 0.70 मीटर। अब आप सवाल देखना कितना खटाखट सॉल्व होते हैं। 2023 में आया, 2022, 2021 लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक लाइन में सॉल्व हो सकता है। मजे की बात मॉड्यूल में और किताबों में नहीं है मेथड। किताबों में तो लेंस मेकर से किया जाता है जो एक पेज का सॉल्यूशन होता है। आप इससे एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं 5 से 6 क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सॉल्व होता है। सिर्फ 2 बात याद रखिए। पहला, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर मीडियम है तो पावर हमेशा पॉजिटिव। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम तो पावर हमेशा पॉजिटिव। पावर का फॉर्मूला बोलिए, डिफरेंस इन म्यू अपॉन रेडियस। डिफरेंस इन म्यू अपॉन रेडियस सदैव किस में रखी जाएगी? मीटर में। कारण क्या है? क्योंकि पावर की यूनिट होती है डायप्टर और डायप्टर होती है एसआई यूनिट। तो रेडियस लेंथ एसआई में रखनी पड़ेगी। एसआई में लेंथ किस में नापी जाती है? मीटर। बोलिए क्लियर है? अब 2-3 सवाल करके देखते हैं, उसके बाद फिर आप लोग ट्राई करना। अब आप देखो, कुछ बातें सुनना है ना। 6 सवाल करेंगे अपन इस पर। पहला, पावर हमेशा सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। बताइए कितनी सरफेस है यहाँ? 2। कैसे पता चल रहा है आशीष सर? देखो, एक सरफेस ये है, दूसरी सरफेस ये है। पावर हमेशा लेंस की नहीं होती। पावर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। जितनी सरफेस होंगी उतनी बार पावर लिखा जाएगा। बताइए कितनी सरफेस है? तो 2 बार पावर लिखा जाएगा। आइए फिर समझिए। 1 पे चलिए। बताइए इसका कॉन्वेक्स कहां है? बाहर है। यहां मैंने लिखा कॉन्वेक्स। सोचिए, कॉन्वेक्स की तरफ 1 है, अंदर 1.5 है। क्या कॉन्वेक्स की तरफ कम है? कम है तो पावर पॉजिटिव। वापस बताइए, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर मीडियम होना चाहिए। ये देखिए, 15-20 बार दिमाग में इसको बैठाइए। कॉन्वेक्स की तरफ अगर रेरर है तो पावर का साइन पॉजिटिव लगा दीजिए। कॉन्वेक्स की तरफ रेरर होना चाहिए तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब डिफरेंस, सर अब मैं छोटे में से बड़ा घटाऊं या बड़े में से छोटा? साइन तो आप लगा चुके, अब तो साइन कहीं आएगा ही नहीं, तो बड़े में से छोटा घटाइए। 1 और 1.5 का डिफरेंस 0.5 बटे रेडियस 0.2। ये पहली सरफेस हो गया। सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्यों? क्योंकि जो हाल इसका है वही तो हाल इसका है। इसका भी वही डिफरेंस है, इसकी भी रेडियस। सर अगर यहां रेडियस 30 होती तो फिर अपन एक टर्म और लिखते। अभी होशियारी क्या कह रही है? दोनों सरफेस एक जैसी हैं, दोनों का मीडियम एक जैसा है, तो अपन ने सीधा 2 से आ गया, आंसर खत्म। एक लाइन, पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 से 2 कटा, आंसर +5।
हाँ जी, 100/f वो तो फोकल लेंथ निकालने का है, ये पावर का है। जब पावर से फोकल लेंथ निकालेंगे ना, तब लगाते हैं 100/f। सही है। तो 100/f लगाने के लिए पावर पता होनी चाहिए। यहां से आपकी पावर आ गई, फिर यहां रखोगे तो क्या निकल कर आएगी, फोकल लेंथ। एक लेंस मेकर फॉर्मूला होता है जो हमारे नोट्स में हमारे सर ने कराया है, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ये एक पेज में सॉल्यूशन देता है, मत करिए। ये जबरदस्त तरीका है, ये आपका एक लाइन में सवाल सॉल्व कर देगा। 5-6 सवाल करके देखते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो क्या याद रखना है, बार बार बोलिए, कॉन्वेक्स की तरफ रेयर मीडियम होना चाहिए। रेयर का मतलब म्यू कम। अगर कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है तो पावर हमेशा पॉजिटिव। बोलिए, क्लियर है बात? चलें आगे। जैसे जैसे देखिए, अच्छा, पावर से फोकल लेंथ निकालना है, तो पावर से फोकल लेंथ का तरीका होता है P बराबर μ2/f। हमें 1/f रटा होता है, पर वास्तव में फॉर्मूला है μ2/f। व्हाट इज μ2? μ2 है रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में गई। हाँ, सामान्यतः आजू बाजू एयर ही होता है, जैसे ये है। अब बताइए, लाइट यहां से आएगी, अब बताइए फाइनली किस में जाएगी, एयर में ही तो जाएगी। तो फाइनली एयर में गई, तो μ2 की जगह क्या रख दोगे, 1। तो ये आपका 10वीं क्लास का फॉर्मूला आ गया, 1/f। पर वास्तविक फॉर्मूला 1/f नहीं होता, वास्तविक फॉर्मूला तो μ2/f होता है। μ2 कौन है, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में गई। और सीखिए, मान लो कल को मैं इसको पानी में रख देता, अब आप जो 1/f लगाते हैं वो यहां फेल हो जाएंगे। ये 1.6, ये 1.6। अब आप सोचिए, लाइट यहां से आएगी, रिफ्रैक्ट होके फाइनली किस में जाएगी, 1.6 में जाएगी ना। अब बताइए, μ2/f लगेगा, 1.6/f लगेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? और जैसे सोचिए, मान लो ऐसा सिस्टम मैं आपको दे देता, अब और मजे आएंगे। सोच के बताइए क्या लेंगे। क्या लेंगे पावर में, μ2/f में क्या लेंगे? सोचिए, लाइट 1.6 से तो स्टार्ट कैसे होगी, लाइट तो कहीं बाहर से आएगी ना, लाइट बाहर से कहीं से आएगी, ये लाइट आई और फाइनली किस में जाएगी, एयर में जाएगी। क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है। अब बताइए, लाइट बाहर से आएगी और फाइनल रिफ्लेक्ट होकर एयर में जाएगी। तो पावर आपने निकाल ली, अगर वो पावर से फोकल लेंथ पूछे तब हमें ये सोचना आना चाहिए। हाँ, आपकी बात सही है, 90% सवाल में P बराबर 1/f ही लगता है, क्योंकि आजू बाजू हमेशा क्या होता है, एयर होता है। सराउंडिंग क्या होती है, एयर होती है। अब एक दिक्कत और है, सर 1/f भी याद है, 100/f भी याद है, कौन सा सही है, 1/f सही है या 100/f सही है? दोनों सही है। 1/f और 100/f में अंतर क्या है? बहुत बढ़िया, 1/f लगाते हैं तो फोकल लेंथ हमेशा मीटर में मिलेगा, और 100/f लगाते हैं तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर। दोनों केस में पावर तो डायप्टर में ही आती है। तो ये छोटे बहुत कंफ्यूजन है, ये भी सही करिए कि ना सर 1/f सही है या 100/f सही है। दोनों सही है, 1/f भी सही है, 100/f भी सही है। क्लियर होना चाहिए, 1/f लगाते हैं तो फोकल लेंथ मीटर में रखी जाती है, 100/f लगाते हैं तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रखी जाती है। करें अगला, आइए बराबर आइए।
जैसे अच्छा ध्यान रखें, प्लेन सरफेस की पावर 0 होती है क्योंकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। अब देखें फिर वही सेंटेंस, पावर हमेशा सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और उससे बात करनी है कि बता तेरी पावर क्या है। एक नजर में बताइए कितनी सरफेस है? 4। 4 सरफेस हैं। कैसे सर? आशीष सर पता नहीं चल रहा। आओ गिनो, 1 2 3 4। पावर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। यहां से लाइट आएगी तो बताओ उसको कितनी सरफेस से गुजरना पड़ेगा? 4। सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, सरफेस की। तो अब मुझे पावर लिखना है तो सर 4 ब्रैकेट लगा दो, 1 2 3 4। क्या ये बात समझ में आ रही है? बताइए ये कौन? प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस की पावर 0। क्यों? नोट लगा के लिख लीजिए, प्लेन सरफेस की पावर हमेशा 0 होती है। प्लेन सरफेस की पावर हमेशा 0 होती है। कारण क्या है? क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। तो पावर का फॉर्मूला था डिफरेंस इन म्यू बाय रेडियस। तो डिफरेंस इन म्यू और रेडियस तो कितनी है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से भाग देंगे तो पावर 0 है। तो हमेशा याद रखिए प्लेन सरफेस की पावर 0 होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, पावर 0। आइए इस सवाल की तरफ बढ़िए। फिर बात सुनिए, पावर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। पावर हमेशा सरफेस की होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता तेरी पावर क्या है। कितनी सरफेस है? 4। तो 4 पावर लिखनी है। देखो मैंने 4 पावर लिखने की कोशिश करी, बताइए इसकी पावर 0, काम हो गया। अब इस पे हाथ फेरिए, इसका कॉन्वेक्स कहां है? इधर।
अरे कॉन्वेक्स की तरफ तो म्यू ज्यादा है, पावर ज्यादा है, नेगेटिव। हमने सेंटेंस क्या याद किया था? कॉन्वेक्स की तरफ रेरर होगा तो पावर पॉजिटिव होगी। यहां तो कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज्यादा है तो पावर नेगेटिव। डिफरेंस, डिफरेंस 0.1, रेडियस 0.2। जो हाल इसका है वही हाल इसका है, 0.1 अपॉन 0.2 प्लस इसकी, खत्म हो गया। ये इस साल का सवाल है, 2023 का। तो डबल कर दीजिए, तो -0.1 अपॉन 0.2 इंटू 2, पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 से 2 हटा, पावर -1 डायप्टर। और फोकल लेंथ चाहिए तो 100/f लगा दीजिए। फाइनली तो बताइए किस में जाएगी? एयर में ही जाएगी, तो μ2 तो 1 हो जाएगा। बताइए, आना ही है इस पे सवाल, मान के चलिए। ये पावर का सवाल आता ही आता है, और ये इतना जबरदस्त मेथड है। अगर आप इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन देखेंगे किताबों वाला, एक पेज में सॉल्व किया है, एक पेज। लेंस मेकर फॉर्मूले से कराते हैं किताबों में, मॉड्यूल में, गूगल पे, यूट्यूब पर, एक पेज का सॉल्यूशन है। ये एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। इसे बोलते हैं पावर मेथड। कभी फेल नहीं होता, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी में फेल हो जाएगा, हर सवाल में लगेगा। बढ़िया, एक और करके देखें। चलो अगला हो, आंसर आ गया सबका? और देखिए, थोड़ा सा कठिन करता हूं। दो लेंस है, ऐसे चिपका के रखें और बीच में एक लिक्विड भर दिया। सभी की रेडियस 20 है। टू डेप्ट है। वही बात समझिए, पावर सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। अब कितनी सरफेस है ये बताइए? 4 हैं, 4। ध्यान पूर्वक लिखना पड़ेगा। और एक ही बात है, कॉन्वेक्स की तरफ अगर म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव।
बोलूं? चलो आराम से, पहले ये तो आपको समझ में आ गया, 4 सरफेस दिखाई दे रही हैं सभी को, 1 2 3 4। सबसे पहले बात करता हूं मैं इसकी, आराम से बताइए कॉन्वेक्स कहां है? बाहर, इधर कॉन्वेक्स है, इधर का म्यू दूसरी तरफ से कम है या ज्यादा है? कम है, इसका मतलब पावर पॉजिटिव। डिफरेंस 1 और 1.5 0.5 अपॉन 0.2। जो हाल इसका है क्या वही हाल इस वाली का भी है? क्योंकि वही डिफरेंस है, वही रेडियस है, इंटू 2 कर दूं, देख लीजिए 2 सरफेस निपट गई। अब बात करते हैं इस वाले की, इस वाले की। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसका कॉन्वेक्स कहां है? यहां से तो सरफेस दबी हुई है, ये तो कॉनकेव है, यहां से कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज्यादा है, हमें रटा हुआ है कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव। इसका तो कॉन्वेक्स बाहर है, यहां से तो सरफेस दबी हुई है, ये तो कॉनकेव है, तो उधर से कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज्यादा तो पावर नेगेटिव, तो आएगा साहब माइनस डिफरेंस 0.1 अपॉन का डबल कर दूं, क्योंकि जो हाल इसका है वही हाल इसका है। एक लाइन में सॉल्व होता है, इसका सॉल्यूशन देखें तो भाई साहब बहुत लंबा सॉल्यूशन है, लेंस मेकर लगाना पड़ता है 3 बार, एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं खट, प्रैक्टिस चाहिए, 10 सवाल कर लेंगे तैयार हो जाएगा। अब बताइए कितना, पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 से 2 कटा, पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 से 2 कटा, +5 -1 +4 आएगा भाई, +4। और मान लो फोकल लेंथ चाहिए तो P बराबर 100/f +25। बढ़े आगे, चलो आगे लिखें, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो जब भी बहुत सारे लेंस कांटेक्ट में हो, थिन लेंस इन कांटेक्ट, तो जो टोटल पावर होती है वो हो जाती है P1 + P2 + P3, और टोटल फोकल लेंथ होती है 1/f1 + 1/f। तो बहुत सारे लेंसेस किस में रखे गए हो? कांटेक्ट में रखे गए हो, तो सिस्टम की नेट पावर और नेट फोकल लेंथ याद रखिएगा, इन सभी में साइन के साथ वैल्यू रखी जाती है, साइन के साथ। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। तो इसमें हमेशा वैल्यू किसके साथ रखी जाएगी? साइन के साथ। तो बहुत सारे लेंसेस कांटेक्ट में हैं, तो जैसे ही सवाल आ जाए लेंसेस को कांटेक्ट में रखा गया है, सीधा नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। जैसे
इस साल का ये क्वेश्चन देखिए, उसने कहा दो लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स है जिसकी फोकल लेंथ 25 है, एक कॉनकेव है जिसकी फोकल लेंथ 25 है, बोथ आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड नेट फोकल लेंथ। जीरो, इन्फानाइट, इन्फानाइट। जब भी ये बात आ जाए ना लेंसेस को कांटेक्ट में रखा गया है, तो आपको तुरंत ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, थिन लेंसेस इन कांटेक्ट। अब इसमें जो गलती होती है वो ये गलती है, एक तो साइन के साथ पुट करना है, तो अगर कॉन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रखनी है, कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव रखनी है। दूसरी गलती क्या होती है, दूसरी गलती ये होती है जीरो या इन्फानाइट में कंफ्यूजन होता है, ऑप्शन में जीरो भी है और, तो बस वहां तसल्ली से सॉल्व करना है। तो पहला शब्द तो काम का है कांटेक्ट, जैसे ही कांटेक्ट शब्द आए आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, 1/f1 प्लस 1/f2। पहली बात तो ये। अब पहला लेंस कॉन्वेक्स है तो 25 नहीं +25, दूसरा कॉनकेव है तो -25, तो 1/25 और -1/25 तो खत्म ही हो गए, जीरो। बच्चा जीरो टिक कर देता है ना, ये तो 1/f की वैल्यू आई है, ये तो 1/f की वैल्यू आई है भाई, f पूछा है, उल्टा कर दीजिए, आंसर इनफाइनाइट आएगा। फोकल लेंथ इंफिनिटी, कोई पावर पूछे तो जीरो आएगी। यहां गलती हो जाती है फोकल लेंथ और पावर में, बहुत तसल्ली से उत्तर देना है, फोकल लेंथ तो इनफाइनाइट है और नेट पावर जीरो है। बढ़े आगे, चलो। कटिंग ऑफ लेंस, अब लेंस है, ये एक लेंस है, इसकी जो टोटल पावर है वो P है, दो सरफेस हैं, इसकी P/2 हो गई और इसकी P/2, टोटल कितनी हो जाएगी P। ये जो कहलाती है ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस लेंस को काटता है वो, एक बार काटता है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एक बार काटता है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों केस समझ लेते हैं, दोनों आए हुए पेपर में। केस 1 लिखिए, कट
along the principal axis. तो सोचिए अगर आप इसको काटेंगे तो इसके इससे ऐसे होंगे। सोच के बताइए, क्या किसी सरफेस की रेडियस में बदलाव आया है क्या? ना तो रेडियस में बदलाव आया, ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बदलाव आया। मतलब अगर इसकी पावर पहले p/2 थी तो अभी भी p/2 रहेगी। तो बताइए टोटल पावर इसकी कितनी रही? p रही। इसका मतलब काटने के बाद पावर में कोई चेंज नहीं आया। वापस समझाओ, वापस सुनो। पावर का फॉर्मूला क्या था? डिफरेंस इन म्यू बटे रेडियस। क्या आपने कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला क्या? आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कहीं बदला ही नहीं, ना आपने कोई रेडियस बदली। इसका मतलब पावर में कोई चेंज, तो काटने के बाद पावर वही रहेगी। सोचिए फोकल लेंथ क्या रहेगी? P बराबर 1/f। पावर वही रही, फोकल लेंथ भी वही रहेगी। परंतु अगर आपने इसी लेंस को ऐसे काट दिया, ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और आपने इसको काट दिया परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब बताइए टुकड़े कैसे होंगे? अब टुकड़े हो जाएंगे ऐसे। अब बताइए क्या चेंज आया क्या? देख लेते हैं चेंज आया कि नहीं आया। हमें क्या पता चेंज आया कि नहीं आया, देख लेते हैं। इस टुकड़े का देखिए, इस टुकड़े का बताइए, ये क्या प्लेन सरफेस हो गई? प्लेन सरफेस की पावर 0, और इसकी तो वही रहेगी p/2। अब बताइए कुल पावर, किसी टुकड़े की पावर बताइए, किसी टुकड़े की पावर p/2 प्लस 0। तो बताइए पावर वही रही या हाफ हो गई? पावर हाफ हो गई। तो फोकल लेंथ p बराबर 1/f। अगर पावर हाफ हो गई तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो पावर हाफ तो फोकल लेंथ डबल। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि उसने लेंस को काटा कैसे है। तो पूरा वाक्य पढ़ना पड़ेगा। लेंस इज कट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस या परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कैंची ऐसे चलाएंगे तो इसे कहा जाता है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। बताइए। बढ़ो आगे। तो ये हो गया कटिंग ऑफ लेंस। एक और इंपॉर्टेंट प्रोफाइल होती है, लेंस को किसी लिक्विड में डुबो दें। तो लिक्विड में डुबोने से क्या होगा वो भी देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए। कटिंग वाला क्लियर है? एक बार और समझाऊं क्या? तो काटने का स्टाइल क्लियर है, वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
अब आप ध्यान से देखिए, हमने लेंस को एक ऐसे लिक्विड में डुबो दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। ध्यान से देखो, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और जिस लिक्विड में डुबोया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। अब पहले तो इसको लॉजिकली करिए, बगैर कुछ 10वीं क्लास का बच्चा भी सवाल सॉल्व कर सकता है। सोचिए, लाइट आएगी, बताइए कैसी जाएगी? क्या सीधी चली जाएगी क्या? क्यों सीधी क्यों चली जाएगी? लाइट मुड़ती ही क्यों है? ड्यू टू चेंज इन मीडियम। रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता ही क्यों है? ड्यू टू मीडियम में चेंज। बाहर 1.5 है, अंदर भी वापस 1.5, इसका मतलब लाइट बैंड ही नहीं होगी, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। इसकी पावर 0 होगी। पावर का मतलब होता है कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की एबिलिटी। इसने लाइट को ना तो कन्वर्ज किया ना डाइवर्ज किया, तो इसकी पावर 0 है। पावर 0 पहला कॉन्सेप्ट। सर मैं इस तरीके से नहीं समझ पा रहा। ठीक है, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा उससे देख लीजिए। पावर होता है डिफरेंस इन म्यू बटे रेडियस। इतने सवाल आपने किए, डिफरेंस इन म्यू बटे रेडियस। अब बताइए, डिफरेंस इन म्यू, बाहर भी 1.5 अंदर भी 1.5, डिफरेंस कितना? 0। तो पावर कितनी आ गई? 0। दूसरा प्रश्न सुनिए, वो बड़ा जबरदस्त है। एनसीईआरटी ने क्या दिया है? एनसीईआरटी ने कहा एक जादूगर है और लेंस को वो एक लिक्विड में डुबोता है और लेंस इनविजिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? तो बताइए लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? आंसर है लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इमेज बनती कब है? जब लाइट का रिफ्रैक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं रहा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा, क्योंकि लाइट तो कैसी चली गई? सीधी चली गई। तो इसे बोलते हैं लेंस बिकम्स इनविजिबल। लेंस बिकम्स इनविजिबल। पावर कितनी? 0। तो ये 2 बार आया हुआ है पेपर में कि अगर लेंस इनविजिबल हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसका मतलब है कि सिस्टम की पावर कितनी है? 0। इसका मतलब है लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। बढ़े आगे। एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए लास्ट। कभी कभार वो ऐसे मीडियम भर देता है, फिर पूछता है नंबर ऑफ इमेजेस बताइए। ऊपर म्यू1 भरा, फिर म्यू2 भर दिया, फिर म्यू1 भर दिया, फिर म्यू2 भर दिया। नंबर ऑफ इमेजेस बताइए। तो बहुत आसान है, ऐसे सवालों को करने के लिए 4-5 रे मान लीजिए। बताइए रे 1 को किसमें से होकर गुजरना पड़ेगा? म्यू1। रे 3 को भी म्यू1। तो दोनों जो म्यू1 से निकलेंगी वो एक ही जगह कटेंगी। रे 2 को म्यू2 से और रे 4 को भी। तो जो जो म्यू1 से निकलेगा वो एक ही जगह जाके कन्वर्ज होगा, जो जो म्यू2 से निकलेगा वो दूसरी जगह जाके कन्वर्ज होगा। तो बताइए कितनी इमेज? 2 इमेज। पर आपने ऐसा अगर रट लिया कि अच्छा 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे तो 2 इमेज, गड़बड़ हो जाएगा। भाई ने एक बार सवाल ऐसा दे दिया, ऐसे म्यू1 म्यू2 भर दिया। अब बताइए कितनी इमेज? अब कितनी इमेज? तो रटिए मत। तरीका क्या कहा था आपने
कि सर 4 रे बना दीजिए, ये 4 बना दिए, 1 2 3 4, ये 4 रे बना दी। अब ईमानदारी से बताइएगा, हर रे के साथ एक जैसी परिस्थितियां हैं क्या? इस रे को μ1 से जाना है, μ2 से जाना है, इसको भी μ1 से जाना है, μ2 से जाना है, इसको भी μ1 से जाना है, μ2 से जाना है, सभी को μ1 μ2 से गुजरना है, सभी के साथ परिस्थितियां एक जैसी हैं। यहां नहीं थी, इस रे को केवल, तो ये अलग जगह जाएगी, इसको केवल μ2 से जाना है। यहां हर रे को हर बार सेम मीडियम से ही गुजरना है, तो यहां आंसर आएगा एक इमेज। बोलिए। तो भैया ये सबसे फेमस टॉपिक है टीआईआर और लेंस। कल मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा, कल सिखाऊंगा प्रिज्म और सिखाऊंगा मिरर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये इतना आसान टॉपिक है कि आप इसको बहुत बढ़िया तैयार कर सकते हैं। आज अपन ने 2 बातें कवर करी, एक तो टीआईआर किया, टीआईआर पे सवाल कर लिए काफी सारे, और अपन ने लेंस पढ़ा, लेंस पे सवाल कर लिए। सही है, कल इससे आगे बढ़ेंगे, कल पढ़ाऊंगा प्रिज्म और इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, आराम से पढ़ेंगे। देखिए पूरा सिलेबस 100% के पीछे मत भागिए, जितना मैक्सिमम कवर हो सकता है उतना होगा। अपन सोचेंगे सर 45 दिन में पूरा ही पढ़ा दो, तो पूरा तो संभव ही नहीं, आप समझते हैं, पर जितना जितना पढ़ रहे हैं वो मोस्ट हाई वेटेज के टॉपिक हैं, जिससे सवाल आना ही आना है। क्लियर बात? चलिए, थैंक यू। कल मिलेंगे वापस, मतलब टाइम टेबल आप देखते रहिएगा, जब जब मेरी क्लास आएगी, एक दिन मेरी आएगी, एक दिन परवेश सर की आएगी।